बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 203 एक साथ सुन चुके हैं और अब 204 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 203 एक साथ सुन चुके हैं और अब 204 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुकाबला तो खैर क्या करते, उल्टे हम मुसीबत में फंस गए थे और जिस तरह मैंने जीप रोक दी थी उसी तरह तहजीब के पास भी राइफल फेंक देने के सिवा कोई चारा ना था और उसने किया भी यही। सन्नाटे में राइफल के संगलाख जमीन पर गिरने से जोरदार आवाज पैदा हुई और फिर सन्नाटा छा गया। मेरे दोनों हाथ जीप के स्टीयरिंग पर थे। जीप और उसके इर्द गिर्द का पहाड़ी इलाका तेज रोशनी में डूबा हुआ था। मैं बेहिस्सो हरकत बैठा था मगर मेरी आंखें तेजी से गर्दिश कर रही थी। लेकिन बेआब हो गया चट्टानों के अकब से झांकती हुई मुतअद्दिद राइफलों की नालों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। इस सूरत हाल में राइफल फेंक कर तहजीब ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया था। तहजीब के राइफल फेंकने के चंद लम्हों के अंदर अंदर चट्टानों के अकब से कई मुसल्लह अफराद बरामद हुए और उन्होंने जीप को घेरे में ले लिया। उन सब के चेहरे नकाबों में पोशीदा थे। उन्होंने अंदाजा कर लिया था कि हम किसी किस्म की मुजामत करने का इरादा नहीं रखते, इसलिए वो बिला झिझक जीप के बिल्कुल नजदीक आ गए थे। मैं खामोशी से स्टीयरिंग पर बैठा उन लोगों को देख रहा था। उनमें से किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। फिर किसी ने मुझे कॉलर से पकड़कर बड़ी बेदर्दी से जीप से नीचे खींच लिया। मैं बड़े बेतुके अंदाज में जमीन पर गिरा और मुझे अपने जिस्म पर चंद ठोकरें भी बर्दाश्त करना पड़ी। मजीद पिटाई से बचने के लिए मुझे तेजी से उठकर खड़े हो जाना पड़ा। डी फोस्टर और तहजीब के साथ भी ऐसा ही बेरहमाना सलूक किया गया था। फिर उन लोगों ने हम तीनों के हाथ हमारी पुश्त पर मजबूती से बांध दिए। हमारी जामा तलाशी लेकर उन्होंने हमारे पास मौजूद हर चीज अपने कब्जे में ले ली थी। मैं ये सोच रहा था कि मालूम नहीं इनमें से किसकी आवाज मैंने पहले कभी सुनी थी। अभी तक याद नहीं कर सका था कि मुझे उस आवाज में शनासाई की झलकियां क्यों महसूस हुई थी। अगर वो सब नकाबपोश ना होते तो शायद बोलने वाले का चेहरा देखकर ही मुझे कुछ याद आ सकता। हमारे हाथ बांध दिए गए। फिर उन लोगों ने हमें जारहाना अंदाज में धकेलना शुरू कर दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो हमें धकेलते हुए एक ऐसे मुकाम पर ले गए जहाँ एक चट्टान के अकब में एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई थी। उस वैन का अकबी दरवाजा खोला गया और उन लोगों ने हमें वैन के अंदर फेंक दिया और उसके बाद खुद भी वैन के पिछले हिस्से में घुस गए। 3 अफराद अलबत्ता वैन के अगले हिस्से की तरफ चले गए थे। चांदी लम्हों के अंदर अंदर गाड़ी स्टार्ट होकर वहां से रवाना हो गई और उसके जरा ही देर बाद हमने एक धमाका सुना। गालबन बम मारकर हमारी जीप को तबाह कर दिया गया था। हम बुरी तरह फंस कर रह गए थे, लेकिन हमारे पास खामोशी के सिवा चाराकार कोई न था। हमें जानवरों की तरह वैन में ठूंसा गया और हम इस सलूक के खिलाफ सदाए एहतजाज भी बुलंद नहीं कर सकते थे। उन लोगों के अंदाज से इस कदर दरिंदगी टपक रही थी कि हम जरा भी चूं चरा करने की कोशिश करते तो कुछ अजब नहीं था कि वो हमें मारकर हमारी लाशें वहीं फेंक कर आगे बढ़ जाते। मेरी तरह तहजीब भी सूरत हाल की संगीनी बांप चुकी थी, इसलिए उसने भी चुप साध रखे थी। और डी फोस्टर में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उन लोगों से किसी किस्म के सवाल भी कर सकता। उस पर तो सख्ता सा तारी था। पहाड़ी नामवार रास्तों पर वैन उछलती कूदती चली जा रही थी। वैन के फर्श पर पड़े होने की वजह से हर झटका सहना मुश्किल हो रहा था। वो लोग तो बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग बहुत बुरे हाल में थे। वो क़यामत का सफर साबित हुआ। ऐसा मालूम होता था कि हम कभी ना खत्म होने वाला सफर कर रहे हैं। सफर किसी सूरत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पे दर पे लगने वाले झटके आखिर कहां तक बर्दाश्त करते। नतीजा ये हुआ कि पहले तहजीब और उसके बाद मैं भी होशो आवाज से बेगाना हो गया। फिर सुबह के वक्त हमारे सफर का इख्तिताम हुआ। गाड़ी रुकने के एहसास से मुझे कुछ होश आया था। तहजीब ने भी कमजोर से अंदाज में आंखें खोल कर देखा, मगर उन लोगों ने बुरी तरह खींच कर हमें उठाया, बल्कि उठाया क्या, बस घसीटते हुए हमें वैन से बाहर फेंक दिया। उनके इस सलूक के बाद हमारी गुनूदगी हवा हो गई। उसके बाद वो लोग एक बार फिर हमें उसी तरह धकेलते हुए एक कमरे तक ले गए। मुझे तहजीब और डी फोस्टर के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना होश था कि मैंने देख लिया हमारे सफर का इख्तिताम एक इमारत पर हुआ। लेकिन उन लोगों ने इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं उस इमारत का तफसीली जायजा ले सकता। हमें एक कमरे में धकेल कर उन लोगों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे में फर्नीचर नामी किसी शय का वजूद ही नहीं था। बस फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और कुछ भी नहीं था। इंतहा तो ये थी कि दीवारों पर सजावट के लिए भी किसी शय का वजूद तक नहीं था। एक कील तक नजर नहीं आ रही थी।
छत भी खासी बुलंद थी और दीवारों में अगरचे रोशनदान मौजूद थे, मगर सपाट दीवार पर छिपकली की तरह रेंग करी उन तक रसाई मुमकिन थी। इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं था। तमाम रात तकलीफ दे सफर के बायस मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। तहजीब का चेहरा भी उतरा हुआ था। साफ मालूम हो रहा था कि वो भी सख्त तकलीफ में है। और डी फोस्टर के चेहरे पर तो मुर्दनी छाई हुई थी। वो बेतुके अंदाज में कालीन पर लेटा हुआ था और आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। हाथ पुश्त पर बंधे होने के बायस वो ठीक से लेट भी नहीं सकता था। और यही हाल मेरा और तहजीब का भी था। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर जब ये खामोशी ज्यादा ही तवील होने लगी तो मैंने बोलने में पहल की। कुछ अंदाजा हुआ तहजीब? मैंने कहा। क्या? तहजीब ने चौंक कर कहा। उसका अंदाज मशीनी था, जैसे मेरी बात उसकी समझ में ही ना आई हो। शायद खेल बिगड़ गया। ये लोग किसी मुल्क के एजेंट मालूम होते हैं जिनके हत्थे हम चढ़ गए हैं। तहजीब मुझे यूं देखने लगी जैसे मैं किसी अजनबी जबान में गुफ्तगू कर रहा हूं। तुम्हें क्या हो गया है तहजीब? मैंने तेज किस्म की सरगोशी में कहा। खुद को संभालने की कोशिश करो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तहजीब ने कहा। उसकी आवाज में बेइंतहा नकाहत थी। मेरा दिल कट कर रह गया। हमारा रात भर का सफर बेहद तकलीफ से था, मैंने कहा, और मुमकिन है आइंदा हमें इससे भी ज्यादा खराब हालात का सामना करना पड़े। उस वक्त क्या होगा? तहजीब मुझे यूं देखने लगी जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। क्या तुम बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रही हो? मैंने नरमी से पूछा। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे बाजू अकड़ जाएंगे। मेरा जिस्म फोड़े की तरह दर्द कर रहा है, तहजीब ने बर्राई हुई आवाज में कहा। मेरा भी यही हाल है तहजीब। अगर तुम अपनी तकलीफों की तरफ तवज्जो दोगी तो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ महसूस होगी। भूल जाओ कि तुम किस हाल में हो। अगर सिर्फ मेरे हाथ खुल जाएं तो मेरी तकलीफ आधी रह जाएगी। हाथों की मदद से कम मैं अपने जिस्म के दुखते हिस्सों को दबा तो सकूंगी। मैं चाहूं तो तुम्हारी बंदिशें खोल सकता हूं और उसमें शायद 5 मिनट से ज्यादा वक्त ना लगे, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। तहजीब चौंक कर मुझे देखने लगी। तुम मुझे कैसे खोलोगे? तुम्हारे हाथ तो खुद बंधे हुए हैं। उंगलियां तो आजाद है ना। तुम्हारी तरफ पुश्त करके मैं अपनी उंगलियों की मदद से तुम्हारे हाथ आजाद कर सकता हूँ। जरा सी दिक्कत जरूर होगी, मगर यह नामुमकिन नहीं है। तो तुम देर क्यों कर रहे हो? तहजीब ने मुजरिमाना अंदाज में कहा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। यह हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकता है। बेवकूफ़ी मत करो अली। तहजीब का लहजा मुल्तजाना हो गया। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस तरह हम बेबसी की हालत में मारे जाएंगे? हाथ खुले होंगे तो हम कम अज कम अपना दिफा तो कर सकेंगे। उन लोगों ने हमारे साथ जिस जारहियत का मुजाहरा किया है उसे तुम अपनी आंखों से तो देख ही चुकी हो। ऐसा मालूम होता है कि सफाकी और बेरहमी उन लोगों पर खत्म है। वो हमारे साथ जरा बराबर रियायत करने के मूड में नहीं है। लिहाजा हमारे लिए यही बेहतर है कि खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा गलतफहमी में मुब्तला करने की कोशिश करें। तुम्हारी बातों से हार टपक रही है, तहजीब ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। तुम उन लोगों से खौफजदा हो गए हो? मैं जरा भी खौफजदा नहीं हूँ तहजीब, लेकिन कोई हलाकत खेज कदम उठाने के लिए भी तैयार नहीं। मैंने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारी मंतक मेरी समझ से बालातर है, तहजीब बेबसी से बोली। क्या तुम्हें यह एहसास भी नहीं कि मैं शदीद तकलीफ में मुब्तला हूँ? मैं खुद भी तो इतनी तकलीफ में मुब्तला हूँ, लेकिन ना तो मैं खुद से दुश्मनी कर सकता हूँ और ना ही तुमसे। उलझी हुई बातें मत करो अली। मुझे कम अज कम समझा तो दो कि तुम्हारे ज़हन में है क्या। जिस्मानी हालत के साथ साथ तुम्हारी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं रही, वरना मैं जरूर तुम्हें समझा देता। मैंने कहा। नहीं, मेरी ज़हनी हालत ठीक है। तुम कुछ बताओ तो सही, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगी। पहले ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में हम किन लोगों की कैद में हैं? मैंने तहजीब से पूछा। जहां तक मेरा अंदाजा है इन लोगों का ताल्लुक किसी ऐसे मुल्क से है जो फार्मूलों के उसूल के चक्कर में है। मुझे खुशी है कि तुम सोचने समझने की सलाहियत से महरूम नहीं हुई। मैंने कहा। गोया तुम तस्लीम करती हो कि जिन लोगों की कैद में हम हैं वो किसी मुल्क के सीक्रेट एजेंट हैं। हाँ, जिन हालात से हम गुजरे हैं उनमें इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा जा सकता। सीक्रेट एजेंटों के बारे में तुम क्या जानती हो? मैंने पूछा। अली, तहजीब ने एहतजाजी लहजे में कहा। तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? जो कुछ मैंने पूछा है बस उसका जवाब दो तहजीब, ताकि मैं बात आगे बढ़ा सकूं। तहजीब ने जवाब देने से कबल एक लम्हे के लिए मुझे घूरा। सीक्रेट एजेंटों के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? उनकी इस्तेदाद, उनका रवैया और उनके किरदार के म्यार के बारे में मुझे बताओ। हर मुल्क अपने ज़हीन तरीन अफराद में से उनका इंतखाब करता है। सीक्रेट एजेंट बेइंतहा मुहिब्बे वतन होते हैं, ना बिकने वाले, और ये अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस या कुछ और। तहजीब ने मुझे घूरा।
बहुत है, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। अब ये बताओ कि वो लोग जो अपने मुल्क के ज़हीन तरीन लोग हैं, क्या वो ये नहीं सोच सकते थे कि हम एक दूसरे के हाथ खोल कर, हो सकता है बेख्याली में उन्होंने इस बात पर गौर ही ना किया हो। हरगिज़ नहीं। सीक्रेट एजेंट अपने हर काम में माहिर होते हैं, उनसे बेख्याली में भी इस किस्म की हरकत नहीं होती। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उन्होंने जानबूझकर ये हरकत की है? ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि उन्होंने जानबूझकर हमें ये मौका फराहम किया है। तुम किसी तरह ये साबित नहीं कर सकोगे कि सर्कस से उन्हें किसी किस्म का फायदा हो सकता है। वो हमें परखना चाहते हैं कि हम कितने पानी में हैं। अगर हमने इस तरह खुद को आज़ाद करा लिया तो यकीन करो हमारा मुस्तकबिल बहुत मखदूश हो जाएगा। वो हमें किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह चुपचाप बंधे पड़े रहे तो हमें किसी खास अहमियत का हामिल तसव्वुर नहीं करेंगे। फिर मुमकिन है हम झूठ सच बोलकर उनके चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाएं। अगर उन्होंने हमें आज़ाद ना भी किया तो भी कम अज़ कम वो हमारी तरफ से किसी कदर गलतफहमी में तो मुबतला हो ही चुके होंगे और हम कोई मुनासिब मौका देकर उनके चुंगल से निकल भागने की कामयाब कोशिश तो कर सकेंगे। तहजीब चंद में मेरी बातों पर गौर करती रही, फिर बोली, तुम ठीक कह रहे हो अली, वाकई हमारी बेहतरी के लिए जरूरी है कि हम यूं ही बंधे पड़े रहें। शुक्र है, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मेरी बातें तुम्हारी समझ में तो आई। सवाल यह है कि ये कमबख्त इतने सही मुकाम पर कैसे पहुंच गए? तहजीब ने कहा। गलती हमारी है तहजीब। जब हमें अंदाजा हो गया था कि ये लोग डी फोस्टर की बू सूंघते हुए रोड एल्बो के कैंप तक कहाँ पहुंचे हैं तो हमें बेहद मोहतात हो जाना चाहिए था। इससे ज्यादा हम और क्या एहतियात बरत सकते थे? रात के अंधेरे में कितनी खामोशी से तो हम वहां से निकले थे। नहीं, हमें चाहिए था कि आखिरी वक्त में अपना पूरा प्रोग्राम तब्दील कर देते, किसी और रास्ते से सफर करते। उन लोगों ने रोड एल्बो के आदमियों को लालच देकर उनसे यकीनन हमारा प्रोग्राम मालूम कर लिया होगा। खैर, वो तो जो होना था हो गया, अब उन लोगों से क्या झूठ बोलोगे? अब इन लोगों से क्या झूठ बोलोगे? हम इन पर यह हरगिज़ जाहिर नहीं करेंगे कि हम डी फोस्टर की अहमियत से वाकिफ़ हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि डी फोस्टर को एक मखसूस मकाम तक पहुंचाने के लिए हमारी खिदमात किराए पर हासिल की गई थी। मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा मुनासिब बयान और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या वो लोग हमारी बात पर यकीन कर लेंगे? हमें इससे कोई गर्व नहीं कि वो हमारी बात पर यकीन करते हैं या नहीं। उनके पास हमारे बयान की सेहत को परखने का कोई जरिया तो होगा नहीं। लेकिन उन लोगों ने रोड एल्बो के आदमियों से जो मालूमात हासिल की हैं, उनकी रोशनी में तो हमारा झूठ पकड़ लिया जाएगा। तहजीब ने कहा। उसके लहजे में तशवीश थी। खुशकिस्मती से रोड एल्बो का कोई भी आदमी ना तो डी फोस्टर की अहमियत से वाकिफ था और ना ही हमारी असलियत से। तब तो वाकई इस बात का इम्कान है कि ये लोग हमारा झूठ न पकड़ सकेंगे। तहजीब ने कहा। उम्मीद तो यही है, और महज इसी बात पर ये लोग हमारे बारे में तारीकी में हैं। हम महफूज भी हैं, वरना जिंदगी की कोई उम्मीद न रह जाती। लेकिन ये लोग कितने शफाक हैं अली। उन्होंने रोड एल्बो के उन तमाम आदमियों को खत्म कर दिया जिनसे हमारा मसनूई मुकाबला होना था। इनसे ये तवक्को कैसे रखी जा सकती है कि हमें छोड़ देंगे? इनसे किसी किस्म की तवक्को रखना महज हमाकत है। लेकिन रोड एल्बो के उन आदमियों में और हम में बहुत फर्क है। कुछ भी फर्क नहीं है। वो रोड एल्बो के मुलाजिम थे और हम किराए के लोग। बात तो एक ही है। तहजीब ने कहा। नहीं, फर्क ये है कि वो लोग मुसल्ला थे और अगर ये लोग उन्हें ना मार देते तो वो इनके अदाइम देखकर इनसे मुकाबला जरूर करते। लिहाजा इन्होंने उनको कबल वक्त ही ठिकाने लगा दिया ताकि मुकाबले का कोई इम्कान ही बाकी ना रह जाए और वो बआसानी हमें अगवा कर सकें। उन्हें हलाक कर देना तो उनके लिए नागजीर था, और चूंकि हमसे उन्हें इतना खतरा नहीं होगा इसलिए हम तवक्को कर सकते हैं कि ये हमारे साथ जरा मुख्तलिफ किस्म का सलूक करेंगे। तहजीब फीके से अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि रोड एल्बो के आदमी ख्वाह मुखाई मारे गए। दफतन हमने डी फोस्टर के कराने की आवाज़ें सुनी। वो होश में आ रहा था। मैं और तहजीब खामोश हो गए। डी फोस्टर ने आंखें खोलकर चलने में इस तरह के पटपटाई जैसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। फिर नईफ आवाज में बोला, मैं कहाँ हूँ? हम दुश्मनों की कैद में हैं। मैंने कहा, याद नहीं, उन्होंने हमें रास्ते में घेर लिया था। उफ आए, हाँ मुझे याद आ गया, उन्होंने हमें कैद कर लिया था। लेकिन मेरे हाथ तो खोलो, मैं मर रहा हूँ। कैसे खोलें डी फोस्टर, हम तो खुद बंधे हुए हैं। तहजीब ने जवाब दिया। हाँ, तुम लोग भी क्या कर सकते हो, मेरी तरह तुम भी बेबस हो। मैं तो पहले ही कह रहा था, पहले ही समझ रहा था, सब बेबस हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। डी फोस्टर का दिमाग उसके काबू में नहीं था, इसलिए वो बेरब्त गुफ्तगू कर रहा था। हौसला रखो डी फोस्टर, मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जानता हूँ। तकदीर कभी मेरा साथ नहीं देगी। मैं जो भी कोशिश करता हूँ मेरे खिलाफ ही जाती है।
कामयाबी जितनी बड़ी हो उतनी मुश्किल से मिलती है डी फोस्टर। मुश्किलात का मुकाबला तो करना ही पड़ता है। मैं किसी और को तो कसूरवार नहीं ठहरा रहा, गलती मेरी अपनी है। मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। जिन लोगों के लिए मैंने खुद को खतरे में डाला उन्होंने ही मुझे इस हाल को पहुंचा दिया। मुस्तकबिल पर नजर रखो डी फोस्टर। मादी में जो कुछ हुआ उसे याद करने और उस पर पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुस्तकबिल से भी कौन सी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। डी फोस्टर ने तल्खी से कहा, फिर हंसा और फिर गुस्सीले लहजे में बोला, क्या हम लोग यहाँ बैठकर तोपे चलाएंगे? आखिर इन लोगों ने हमारे हाथ क्यों बांध रखे हैं? डी फोस्टर की इन अल्फाज के साथ ही दरवाजा खुला और दो अफराद नजर आए। एक के हाथ में टाइमिंग गन थी और दूसरा खाली हाथ था। गन अफराद बरदार दरवाजे पर ही रुक गया, जबकि दूसरा शख्स अंदर आ गया। मिस्टर डी फोस्टर, उस शख्स ने अंदर आकर कहा और उसका अंदाज सवालिया था। डी फोस्टर ने सर घुमाकर उस शख्स की तरफ देखा। क्या बात है? उसने खटकते लहजे में पूछा। शायद वो अपनी जिंदगी से आजिज आ चुका था। तुम डी फोस्टर हो? उस शख्स ने पूछा। हाँ, मैं ही डी फोस्टर हूँ। डी फोस्टर गुर्राया। तुम लोगों ने हमारे हाथ क्यों बांध रखे हैं? नाराज क्यों हो रहे हो? अभी खोले देता हूँ, उसने कहा और आगे बढ़कर पहले तहदीब के और फिर डी फोस्टर के हाथ खोल दिए। मुझे उसने यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे मैं वहां मौजूद ही ना रहा हूँ। डी फोस्टर और तहदीब अपनी कलाइयां मसल रहे थे। आओ मेरे साथ चलो, उसने डी फोस्टर से कहा। तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? डी फोस्टर ने खौफजदा लहजे में पूछा। उस शख्स ने कोई जवाब देने की बजाय डी फोस्टर को बाजू से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। मेरा क्या कसूर है? मुझे भी तो खोलते जाओ। वो शख्स रुक गया। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें ये खोल देगी, उसने तहदीब की तरफ इशारा करके कहा। इसी दौरान में डी फोस्टर खड़ा हो गया और ये बात भी उसकी समझ में आ चुकी थी कि अगर उसने उन लोगों के कहने पर बेचूचना अमल ना किया तो उसका क्या हाशर होगा। लिहाजा वो उन दोनों के साथ डगमगाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा एक बार बाहर से फिर बंद कर दिया गया। उनके जाने के बाद तहदीब उठकर मेरी तरफ बढ़ी और उसने मेरे हाथों की बंदिशें खोलकर मुझे भी आजाद कर दिया। मैं फुर्ती से उठकर बैठने के चक्कर में मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। जिस्म की मुतअद्दिद जोड़ घंटों बंदे रहने के बायस तेजी से हरकत करने के मुतहम्मिल नहीं हो सके थे। तहदीब लपक कर मेरी तरफ बढ़ी और मेरे नजदीक आकर घुटनों के बल बैठ गई। क्या हुआ अली? उसने तशवीशनाक लहजे में मुझसे पूछा। क्या बहुत ज्यादा नकात महसूस कर रहे हो? नहीं तहदीब, बस बाज़ औक़ात हमाकत सरदर्द हो जाती है। मुझे आहिस्तगी से हरकत करनी चाहिए थी। इतनी देर से बंधे हुए होने के बायस जिस्म में कुछ अकड़न सी पैदा हो गई है। तहदीब मेरा सर सहलाने लगी। मुझे बताओ जिस्म के किन हिस्सों में तकलीफ महसूस कर रहे हो? तहदीब ने मोहब्बत से कहा। मैं दबा दूंगी तो तकलीफ कम हो जाएगी। इसकी जरूरत नहीं जाने मन। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम तो मेरी मसीहा हो। मेरी तकलीफों के इलाज के लिए तो तुम्हारी कुर्बत ही काफी है। गुफ्तगू करते वक्त मौका महल तो देख लिया करो, तहदीब ने शर्मा कर कहा। हम इस वक्त दुश्मन की कैद में है। ये वक्त इन बातों का तो नहीं। हमें यहाँ से निकलने की फिक्र करनी चाहिए। इन बातों के लिए कोई मौका महल देखने की जरूरत नहीं होती, मैंने शरारत अमेज लहजे में कहा। ना ही इन बातों के लिए कोई वक्त मुकर्रर होता है। बस जब भी तुम्हारी शख्सियत का सहर गालिब आ जाए। ओहो, तो कोई वक्त ऐसा भी होता है जब जनाब इस सहर से आज़ाद होते हैं? हाँ, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, जब मैं फलस्तीन के मजलूमों के लिए सर गर्मे अमल होता हूँ। अब उठकर बैठने की कोशिश करो अली, तहदीब ने मौजू बदलते हुए कहा। कोशिश नहीं, ये कहो कि अब उठकर बैठ जाओ, मैंने कहा और आहिस्तगी से उठकर बैठ गया। अब तो कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही? तहदीब ने पूछा। नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं ज़हनी खलिश में मुब्तला हो गया हूँ। क्या बंदे रहने की वजह से? तहदीब ने मुतैराना अंदाज में पूछा। तुमने वो आवाज़ सुनी थी जिसने हमें रुकने का हुक्म दिया था? मैंने पूछा। क्यों नहीं सुनी होगी? तहदीब ने कहा। बड़ी पाठदार आवाज़ थी। तुम्हें ये एहसास तो नहीं हुआ जैसे वो आवाज़ तुमने पहले कभी सुन रखी हो? नहीं तो, तहदीब ने हैरत से कहा। लेकिन ये सवाल पूछने का मकसद क्या है? मुझे वो आवाज़ जानी पहचानी महसूस हो रही थी। जब से वो आवाज़ सुनी है उसी उलझन में हूँ, लेकिन याद नहीं आता कि वो आवाज़ इससे कबल मैंने कहाँ सुनी थी। मुमकिन है वो आवाज़ तुम्हारे किसी वाकिफकार की आवाज़ से मिलती हुई हो और तुम्हें यूं महसूस हो रहा हो जैसे तुमने वो आवाज़ कहीं सुनी है। कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है। हो सकता है वो किसी किस्म की मुशाबत ही हो जिसने मुझे उस खलश में मुब्तला कर रखा है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो मुझे याद तो आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस शख्स की आवाज़ आई थी वो आवाज़ बदल कर बोलने की कोशिश कर रहा हो? जब तक मुझे कुछ याद नहीं आ जाता उस वक्त तक तो हर इम्कान काबिल कबूल नजर आता रहेगा, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। तुम क्यों एक फजूल बात में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो?
मत सोचो उसके बारे में, जो भी होगा खुद ही सामने आ जाएगा। ये फजूल बात है तहजीब, मैंने हैरत से कहा। ये तो बहुत अहम बात है। अगर हमें कबल अज़ वक्त इल्म हो जाए कि हमारा मद्दे मुकाबिल कौन है तो हम बेहतर लाए अमल तय कर सकेंगे। वो तो तब है ना जब याद आ जाए। मैं तो कह रही हूँ कि अगर याद नहीं आ रहा तो ज़हन पर जोर मत डालो, खुद ही याद आ जाएगा। मैं खामोश रहा मगर मेरा ज़हन बदस्तूर उलझा हुआ था। आखिर वो आवाज़ मुझे शनासा क्यों महसूस हुई थी? इन लोगों के बारे में कुछ अंदाजा लगाया अली? इनका ताल्लुक किस मुल्क से हो सकता है? सिर्फ अंदाजा नहीं कह सकता हूँ कि ये फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। इस नुक्ते को ज़हन में रखते हुए गौर करो। जाहिर है जिस शख्स की आवाज़ हमने सुनी थी उसका ताल्लुक भी फ्रांस से ही रहा होगा। मैं पहले ही बहुत गौर कर चुका हूँ, मैंने मायूसी से कहा। जितने फ्रांसीसियों से मेरे ताल्लुकात रह चुके हैं मैं उन सबको अपने ज़हन में दोहरा चुका हूँ, लेकिन नतीजा वही सिफर है। ओहो, दफातन तहजीब उछल पड़ी। कहीं वो ओली बावड़ की आवाज़ तो नहीं? क्या कह रही हो? मैंने हैरत से कहा। ओली बावड़ का फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक? ये तो सिर्फ हमारा अंदाजा है ना कि ये लोग फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। क्या ये जरूरी है कि हमारा अंदाजा दुरुस्त ही हो? तब भी ओली बावड़ के साथ फ्रांसीसियों की मौजूदगी समझ में नहीं आती, मैंने कहा। लेकिन यहूदी कौम तो रंग और नस्ल के झगड़ों से आज़ाद है, तहजीब बोली। मैंने बहुत जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। वाकई तुम ठीक कह रही हो, इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। हालांकि ये बिल्कुल सामने की बात है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि उन लोगों का ताल्लुक इसराइल से हो। इसराइल ही दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके एजेंटों का ताल्लुक दुनिया के किसी भी मुल्क से हो सकता है। ताहम वो शख्स ओली बावड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तहजीब ने पूछा। अगर वो ओली बावड़ होता तो तुमने भी उसकी आवाज़ में शनासाई की झलक महसूस की होती। तुम्हारी बात में वजन जरूर है अली, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो किसी वजह से आवाज़ बदल कर बोल रहा हो और तुमने किसी किस्म की ममासलत महसूस कर ली हो जिस पर मैं तवज्जो ना दे सकी हूँ। वैसे भी मेरा उससे बहुत कम वास्ता रहा है, जबकि तुम उसके साथ बहुत रहे हो। मेरा मतलब है तुम्हारा और ओली बावड़ का तो तकरीबन चोली दामन का साथ रहा है। अगर वो ओली बावड़ी था तो समझ लो कि हमारे बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। ऐसी भी क्या मायूसी? तहजीब हंसकर बोली। वो हमें पहचानेगा कैसे? हम दोनों ही मेकअप में हैं। किसी खुशफहमी में मुबतला होने की जरूरत नहीं, मैंने तंबीह लहजे में कहा। ओली बावड़ के सामने किसी मेकअप की कोई हैसियत नहीं। उसके बारे में सुना तो बहुत कुछ है, तहजीब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अब सामना होगा तो पता चल ही जाएगा वो है कितने पानी में। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, मैंने तहजीब को घूरा। एक तुम क्या, मैं जिससे भी सुना है यही सुना है कि वो बेहद चालाक और रैयार आदमी है, लेकिन हमारे मेकअप इतने मुकम्मल हैं कि ओली बावड़ के लिए किसी मेकअप की कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह आम लोग एक दूसरे को शक्ल देखकर आवाज़ सुनकर शनाख्त कर लेते हैं, उसी तरह ओली बावड़ किसी शख्स को उसकी चाल ढाल और जिस्म की दीगर अरकात से शनाख्त कर सकता है। उसके लिए उसे किसी की सूरत देखने और आवाज़ सुनने की कतई ज़रूरत नहीं है। तहजीब ने हैरत से पलकें झपकाई। तो क्या वो तुम्हें भी शनाख्त कर लेगा? तहजीब ने हैरत से पूछा। मेरी बात छोड़ो, मुझे अपने जिस्म की हरकतों सकनात पर इतना इख्तियार है कि जब चाहूँ सब कुछ तब्दील कर लूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं मारा जाऊँगा। तो अब ये भी तो बताओ कि उससे बचने की सूरत क्या होगी? सिर्फ कोशिश की जा सकती है। कोशिश करना कि अपनी चाल के अलावा अपनी दीगर हरकत पर भी काबू रखो। लाइन ऑफ क्रोजर वाले मामले में उसे शिकस्त देने के बाद मैंने उसे बहुत बुरी तरह बेबस कर दिया था। उसने ऐद किया था कि अपनी इस बेबसी का बदला जरूर लेगा। अगर उसे शुबा भी हो गया कि ये मैं हूँ तो जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकेगी। तुम तो अपने साथ साथ मुझे भी खौफजदा किए जा रहे हो, तहजीब ने खौफजदा लहजे में कहा। मैं खौफजदा नहीं हूँ, फिक्रमंद हूँ और तुम्हें भी खौफजदा नहीं कर रहा, बल्कि मोहतात रहने की तलकीन कर रहा हूँ और महज एहतियात कर रहा हूँ, वरना मुझे यकीन नहीं है कि वो आवाज़ ओली बावड़ की ही थी। अगर तुम्हें यकीन है कि वो ओली बावड़ की आवाज़ नहीं थी तो फिर किस बात का डर है? यकीन से उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकता जब तक कि याद ना आ जाए कि वो आवाज़ किसकी थी, और जब तक याद नहीं आ जाता उस वक्त तक ये समझने में कोई हर्ज नहीं कि वो आवाज़ ओली बावड़ की ही थी। उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कोई भी नहीं। एहतियात बहरहाल अच्छी चीज़ होती है। हमने डी फोस्टर के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, तहजीब बोली। ये लोग उसे पकड़ कर ले गए हैं। हाँ, वो उसे ले गए हैं। उससे पूछगछ करेंगे, वो उन्हें कुछ बताएगा नहीं तो उस पर तशद्दुद भी किया जाएगा। मुमकिन है वो उन्हें बता ही दे कि फार्मूले उसने कहाँ छुपाए हैं। अगर उसने उन्हें बता दिया तो जानते हो क्या होगा? तहजीब ने मुजरिबाना अंदाज में कहा। होना क्या है, मैंने बेपरवाही से कहा। हमें इस मिशन में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तुम इतने इत्मीनान से अपनी नाकामी का जिक्र कर रहे हो? तहजीब हैरत से बोली।
इस मौके पर इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ। हम बिल्कुल बेबस हैं, किसी चीज पर भी हमारा इख्तियार नहीं, अलावा इसके कि बेजा फिक्रों से खुद को दूर रखें। मुझे तो उस बेचारे के बारे में सोच सोच कर ये अफसोस हो रहा है। मालूम नहीं वो लोग उसके साथ किस किस्म का सलूक कर रहे होंगे। जिस किस्म का भी सलूक कर रहे होंगे उसका ताल्लुक किसी अच्छी किस्म से नहीं हो सकता, बल्कि बहुत ही बुरी किस्म का सलूक कर रहे होंगे। अगर उन लोगों ने फार्मूले हासिल कर लिए तो हम एक बहुत बड़ी रकम की उसूल से महरूम हो जाएंगे। तहजीब ने कहा, नहीं, अगर फार्मूले उनके हाथ लग गए और साथ ही हमें यहाँ से निकलने का मौका भी मिल गया तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। फार्मूले इतनी आसानी से नहीं छोड़े जा सकते। ठीक कह रहे हो अली, अगर हमें ओशील मिकाइल से फलस्तीनी भाइयों के लिए रकम भी तो वसूल करनी है। ये दुरुस्त है कि फलस्तीनी हमारे भाई हैं और हमने जिंदगियां उनके लिए वक्फ कर रखी हैं, लेकिन अब रकम एक शानवी हैसियत इख्तियार कर गई है। क्या कह रहे हो अली? जो रकम फलस्तीनियों पर खर्च होना है उसकी हैसियत शानवी कैसे हो सकती है? मैं ये बात हरगिज़ पसंद नहीं करता तहजीब के इतने मोहलक हथियारों के फार्मूले महज मेरी वजह से गलत हाथों में चले जाएं। कल अगर इनका गलत इस्तेमाल होता है या इनकी वजह से किसी मुल्क पर कोई तबाही नाज़िल होती है तो मैं खुद को कसूरवार समझूंगा। अब ये फार्मूले मेरी जिम्मेदारी बन गए हैं, इन्हें गलत हाथों में जाने से बचाना मेरा फर्ज है। इस मिशन में मैं भी तुम्हारे शाना बिशाना काम करूंगी, तहजीब ने धीरे से कहा। एक ही मिशन पर मौकूफ नहीं है तहजीब, अब तो तमाम जिंदगी मेरे शाना बिशाना काम करोगी तुम। अब तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत से साथी भी मुहैया कर दिए हैं। अली ग्रुप भी हमारे साथ होगा। तुमने क्या जिक्र छेड़ दिया, मुझे बूढ़ याद आ गया। मालूम नहीं कहाँ भटकता फिर रहा होगा। जहां भी हुआ तो हमें ढूंढता हुआ हम तक पहुंच ही जाएगा, वरना हेडक्वार्टर वापस चला जाएगा। अब तो उसे वापस ही जाना पड़ेगा। हम तो इस कदर भटक चुके हैं कि खुद हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं, मैंने कहा और उठकर हल्की फुल्की वर्जिश की, जिससे मैं खुद को बहुत ताज़ा दम महसूस करने लगा। डी फोस्टर के जाने के कोई 1 घंटे बाद वही दोनों अफराद वापस आए जो डी फोस्टर को ले गए थे। इस बार उन्होंने हमसे चलने को कहा और हमें लेकर एक वसी व अरीज हाल में पहुंच गए। उस हाल की छत नीची थी और उस पर बहुत ज्यादा बल्ब जल रहे थे। हाल के दूसरे सिरे पर वाक़े दीवार के साथ एक नीम बैजवी काउंटर नजर आ रहा था, जिसके अगम में 3 एवले नजर आ रहे थे। वो 3 अफराद और काउंटर पर अवेदा रंगीन शीशे की वजह से उन्हें ठीक से देखना मुमकिन नहीं था, बस एवलों की मानिद दिखाई दे रहे थे। मैं समझ गया कि अब हमारी किस्मत का फैसला बस होने ही वाला है। हम दोनों जिस जगह खड़े हुए थे वहां से काउंटर काफी दूर था। तुम दोनों कौन और वहां उस वेरांडे में क्यों सफर कर रहे थे? हाल में एक आवाज सुनाई दी। लहजा सपाट था और बोलने वाला उन्हीं तीनों में से कोई एक था जो काउंटर के अकब में मौजूद था। हम दोनों स्याह हैं जनाब, मैंने सहमे हुए अंदाज में कहना शुरू किया। बदकिस्मती से सफर के दौरान हमारे पास पैसे खत्म हो गए। इस मौके पर किंग ने हमारी मदद की। कौन से मुल्क के किंग की बात कर रहे हो? सपाट आवाज से सवाल किया गया। किंग इटलस की जनाब, मैंने अकला कर कहा। मिस्टर किंग इटलस बहुत बड़े आदमी है जनाब। उन्होंने एक काम के इवज हमें 5000 अमेरिकी डॉलर की पेशकश की। काम चूंकि आसान था इसलिए हम राजी हो गए, और वो ये काम होगा कि डी फोस्टर नामी एक शख्स को रोड एल्बो के पास से अगवा करके उसके हवाले कर दो। वही आवाज एक बार फिर उभरी, लेकिन इस बार लहजा सपाट नहीं बल्कि तंजिया था। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया, लेकिन मैंने अपने अंदाज से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। आपको कैसे मालूम हुआ जनाब? मैंने हैरान होने की अदाकारी करते हुए कहा। तुम्हें मशवरा दिया जाता है कि सच बोलने की कोशिश करो, इस बार सर्द लहजे में कहा गया। मैंने बड़ी तेजी से गौर किया और एक फैसले पर पहुंच गया। डी फोस्टर नामी शख्स को अगवा नहीं करना था जनाब, बल्कि रोड एल्बो के पास से उसे किंग इटल्स के पास पहुंचाना था। मिस्टर रोड एल्बो तो खुद हमसे ताउन कर रहे थे। तुम्हें फिर मशवरा दिया जाता है कि सच बोलने की कोशिश करो। जब उसे अगवा नहीं करना था तो 5000 डॉलर तुम्हें किस खुशी में मिलना थे? वो इसलिए कि डी फोस्टर मिस्टर किंग इटल्स के पास नहीं जाना चाहता था, लिहाजा हमारा काम ये था कि उसे धोखे से उनके पास पहुंचा देते। हमें इसी काम का मुआवजा मिलना था। तुमने डी फोस्टर को अपने साथ चलने पर किस तरह आमादा किया? वो जर्मन नजाद है और खुद ही वहां से फरार होना चाहता था। हमने उसे जानता दिया था कि उसे यहाँ से निकाल ले जाएंगे, लेकिन दरअसल हम उसे किंग इटल्स के हवाले कर देते। डी फोस्टर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो रोड एल्बो की कैद में क्यों था? नहीं जनाब, हमें इस बात से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। हमें तो अपने 5000 डॉलर से गर्ज थी, लेकिन अफसोस अब वो भी हमारे हाथ से गए। मैंने मायूसाना लहजे में कहा। क्यों 5000 डॉलर हाथ से क्यों चले गए? उसे आप लोगों ने जो अपने कब्जे में कर लिया है, मैंने कहा, मगर मेरा दिल धड़कने लगा था। मुंह से एक गलत बात निकल गई थी। तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि हम उसे वापस नहीं करेंगे? इस बार लहजा चुभता हुआ था। तो क्या आप लोग डी फोस्टर को हमारे हवाले कर देंगे? मैंने बजाय खुश होकर कहा, मगर मेरा जुमला पकड़ा जा चुका था और अब गुलू खलासी होती नजर नहीं आ रही थी।
तुमने तो ये भी मालूम नहीं किया कि हम लोग कौन हैं और हमने तुम्हें पकड़ा क्यों है। वो इसलिए कि हमें डर लग रहा था जनाब के कहीं आप लोगों को कोई बात हमारी नागवार गुजरे और आप हमारी छुट्टी कर दें। तुम्हें आखिरी बार मशवरा दिया जाता है कि सच बोलने की कोशिश करो, वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। हमने सब कुछ सच बताया है जनाब, मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा। आप चाहें तो मिस्टर किंग इटलस से मालूम कर सकते हैं। हमें किसी से मालूम करने की जरूरत नहीं। दूसरों से वो लोग तस्दीक करते हैं जिन्हें सच और झूठ परखने की तमीज ना हो। तुम्हें सच बोलने का जो मौका दिया गया था तुमने उसे जाया कर दिया। लेकिन हम बेइंसाफ लोग नहीं हैं। एक मौका तुम्हारी साथी को भी दिया जाएगा। अगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो उसके तफील तुम्हारी जान बख्शी भी कर दी जाएगी। लड़की तुम बताओ। तहजीब कांप जाने की अदाकारी कर रही थी। मेरे साथी ने झूठ नहीं बोला जनाब, उसने खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हारी बातें तो कोई सच है मगर उनमें झूठ की आमेज़श भी है। तुम्हें बार बार मौका दिया गया मगर तुम नहीं माने। ये ज्यादती है जनाब, मैंने सदाए एहतजाज बुलंद की। हमने कौन सा झूठ बोला है? ये कि तुम डी फोस्टर की अहमियत से नावाकिफ हो। मालूम नहीं तुमने हमें किस हद तक बेवकूफ़ समझ रखा है। जो शख्स भी डी फोस्टर की अहमियत से वाकिफ हो वो समझ सकता है कि उसे यूं ही किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। मालूम नहीं आप जनाब क्या कह रहे हैं, मैंने बेबसी से कहा। लेकिन मैं खूब समझ रहा था कि उसने क्या कहा है और उसका मकसद क्या है। मैं उससे मुत्तफिक था। डी फोस्टर जैसा अहमियत का हामिल शख्स यूं ही किसी के सुपुर्द नहीं किया जा सकता था। जब तुम पर तशद्दुद किया जाएगा तो हर बात खुद ब खुद तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मेरे साथ जो चाहे सलूक कर लीजिए, मैंने रिक्कत अमेज लहजे में कहा, मगर इसे कुछ ना कहिएगा। तुमसे ही तो गुनवाने में लुत्फ आएगा। लड़की को वापस ले जाकर बंद कर दो और इसे अकूबत खाने में ले चलो। एक शख्स तहजीब की तरफ बढ़ा। तहजीब ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे जाने का इशारा किया। वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे इशारे पर मजबूरन चली गई। तुम अब भी हमें हकीकत से आगाह करके खुद को तशद्दुद से बचा सकते हो। काउंटर के अकब से आवाज आई। असले के जोर पर आप लोग मेरे साथ जो सलूक चाहें करें, जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम हमें ताना दे रहे हो, ठीक है ये भी सही। पहले तुम्हें बेबस किया जाएगा फिर तुम पर तशद्दुद किया जाएगा। 15 नंबर, उसने बुलंद आवाज से पुकारा, अंदर आ जाओ। हाल का दरवाजा खुला और एक 6.5 फीट का पहलवान हाल में दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर पतलून और आदि यासीन की बुनियान नजर आ रही थी। उसी को 15 नंबर कहकर पुकारा गया था। 15 नंबर, तुम्हें इस शख्स को बेबस करना है। इसके लिए तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। 2 मिनट बहुत हैं। 15 नंबर फटी फटी सी आवाज में बोला। हाल के वक्त में आकर 15 नंबर से मुकाबला करो, मुझसे कहा गया। मुकाबले के दौरान तुम्हारे ये असला बरदार, मैंने कहना चाहा मगर काउंटर के अकब से मेरी बात काट दी गई। मुकाबले के दौरान कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इनकी यहाँ मौजूदगी का मकसद सिर्फ ये है कि तुम कोई गलत हरकत न कर पाओ। मैंने सर को इस बाती जुम्बश दी और हाल के वश में आ गया। जो कुछ भी हो रहा था बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन इन सब बातों पर मेरा इख्तियार भी तो नहीं था। उन लोगों के सामने अपनी ताकत और महारत का मुजाहरा करना अच्छा नहीं था, लेकिन ये इससे तो बेहतर था कि मैं वैसे ही हुकूमत खाने में ले जाया जाता। हाल के सिरे पर नीम बिजवी काउंटर के अकब में मौजूद 3 अफराद में से एक ने स्टार्ट कहा और उसके साथ ही मेरा हरीफ मुझ पर झपट पड़ा। झपटा तो मैं भी था उस पर, लेकिन ये सिर्फ धोखा था। उससे जिस्मानी तसादुम मेरे हक में मुदर साबित हो सकता था, इसलिए मैं उसके फैले हुए हाथ के नीचे से गोता लगाकर उसके अकब में पहुंच गया। उसके हाथ के नीचे से गुजरते वक्त मैंने उसकी पसलियों पर जोरदार कूनी रसीद की थी, जिसका उसकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ताम उसके मुंह से गर्राहट खारिज हुई और कदमों में खफीफ सी लड़खड़ाहट पैदा हुई। वो संभल कर पलटा और दोबारा मुझ पर हमला आवर हुआ। इस बार मैंने एक अजीब हरकत की। मैं जमीन की तरफ झुका और दोनों हाथ जमीन पर टेक कर कलाबादी खा गया। वो मुझे जमीन की तरफ झुकते देखकर एक लम्हे को ठिठका था और उसी लम्हे में कलाबादी खाते हुए मेरे दोनों पैर उसके मुंह पर पड़े। मैं उछल कर खड़ा हो गया और चंद कदम पीछे हट गया। 15 नंबर के मुंह पर जबरदस्त चोट लगी थी। उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मकसद ये था कि मैं उस पर हमला करने की कोशिश करूं तो वो मुझे अपनी गिरफ्त में ले ले, और मैं अच्छी तरह जानता था कि एक बार उसकी गिरफ्त में आने के बाद निजात मिलना मुश्किल ही होगा। मैं इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा रहा। उस पर हमला करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मुझे जेर करने के लिए उसे 2 मिनट दिए गए थे। अगर वो दिए गए 2 मिनट में मुझे जेर ना कर पाता तो शिकस्त उसी की होती, मेरी नहीं। 1 मिनट गुजर चुका है 15 नंबर, हाल में आवाज उभरी। क्या तुमने शिकस्त तस्लीम कर ली है? 15 नंबर एक बार फिर मुझ पर झपट पड़ा और मैंने एक बार फिर उसका वार खाली कर दिया। तीसरी बार मैंने उस पर रेसलिंग का ही एक दाव आजमाया और वो उछलकर जमीन पर जा पड़ा।
ये इस मुकाबले का इख्तिताम था, इसलिए कि 2 मिनट पूरे हो गए थे और वो मुझे जेर करना तो कुजा, मुझे छूने तक में नाकाम रहा था। तुम हार चुके हो 15 नंबर, आवाज गूंजी और इससे अंदाजा होता है कि तुम्हें मजीद तरबियत की जरूरत है।